अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर बी। कुछ चार टाइप्स की हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम यूज़ करते हैं। आज सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन हम डिस्कस करेंगे फॉर बी। बाउंड्री कंडीशन फॉर बी, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें बी के बारे में पता होना चाहिए कि बी क्या है। बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी मेन स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है, वो बनती है बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए एक बाउंड्री कंडीशन होती है। वो कौन सी बाउंड्री कंडीशन होती है और उसको हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर इसकी डेफिनेशन के साथ। के सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बाउंड्री कंडीशन है क्या। डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंडीशन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मस्ट सेटिस्फाई एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन फॉर बी। बाउंड्री कंडीशन बी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कब? एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया। कोई से दो मीडिया को सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस होता है ना, वो उस इंटरफेस के ऊपर वो एक कंडीशन होती है जिसको सेटिस्फाई करना उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक है। अब वो इंटरफेस क्या है, वो डिफरेंट मीडियाज़ क्या है, उनको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे कि हम क्या थ्योरी लिख कर आएंगे स्टार्ट में। टू ऑब्टेन द बाउंड्री कंडीशन फॉर बी, let us consider a pillbox like surface at the interface between two different media as shown in figure, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमारे पास ये एक इंटरफेस लाइन है, ठीक है। इंटरफेस लाइन से मुराद है कि ये दो डिफरेंट मीडियम्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम हमारे पास ऊपर वाला फर्स्ट मीडियम है, नीचे वाला सेकंड मीडियम है, ठीक है। तो इन दोनों मीडियम्स को कौन सेपरेट कर रहा है, ये इंटरफेस लाइन सेपरेट कर रही है, ठीक है। इस इंटरफेस लाइन के ऊपर हमने एक पिल बॉक्स टाइप, यानी जैसे ये हमारे पास एक शेप ना, इसको बोलते हैं पिल बॉक्स टाइप, ठीक है, वो हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सिलेंड्रिकल नुमा शक्ल है इसकी, ठीक है। तो अब इसमें इसकी एक सरफेस हमारे पास ऊपर है, एक सरफेस इसके हमारे पास नीचे है, ठीक है। और एक यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर वो जो हमारे पास जो सरफेस बन रही है वो क्या लगेगी, पिल बॉक्स सरफेस, ठीक है। मजीद देखते हैं इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द पिल बॉक्स इज कम्पोज ऑफ 4 सर्फेसेज S1, S2, S3 एंड S4। ये जो पिल बॉक्स है हमारे पास ये 4 सर्फेसेज से मिलकर बना हुआ है। कौन सी? S1 यानी कि ये वाली जो सरफेस है, ठीक है। उसके बाद S2 यानी कि ये वाली जो सरफेस है, और इसी तरह हमारे पास ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम S3 का नाम दें, और जो नीचे वाली सरफेस है इसको हम S4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो सरफेसेज है ये S है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, S1 इज इक्वल टू द टॉप मोस्ट अपर सरफेस, ठीक है। टॉप मोस्ट अपर सरफेस इसकी बात हो रही है। उसके बाद S2 क्या है, लोअर मोस्ट सरफेस है, यानी कि इस सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद S3 क्या है, कर्व्ड सरफेस ऑफ अपर सिलेंडर। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना अपर सिलेंडर की, ये वाली इसकी बात हो रही है। और इसी तरह जो हमारे पास जो S4 है, ये कौन सी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस ऑफ लोअर सिलेंडर, यानी कि इस पॉइंट की ये बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। तो ये हमारे पास 4 सरफेसेज हैं। उसके बाद मजीद देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। लेट B1 एंड B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मीडियम जो ऊपर वाला जो मीडियम है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास B1 है, ये वाली, और जो नीचे वाला जो सेकंड मीडियम है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने B2 का नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हमने यूज़ करनी, उससे मुताबिक डाइवर्जेंस ऑफ बी या फिर डेल डॉट बी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम वो कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे मजीद लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम एंड क्लोज्ड बाय द पिल बॉक्स, ठीक है। तो उस वॉल्यूम के लिहाज से हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो हमने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर ली, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग गास डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। गास डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसके ऊपर हम गास डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाले फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर हम कंपेयर करें तो इसकी देखें दोनों की राइट है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो राइट हैंड साइड है ये भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होगी। दोनों को हमने इक्वल करके लिख लिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक बनी है, हमारे पास एक रिलेशन बना है, ठीक है। इसको हम अगर चारों, ये हमारे पास होल सरफेस के लिए, ठीक है। तो अगर इसको हम हमारे पास क्योंकि टोटल 4 सरफेसेज, अगर 4 सरफेसेज में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेंगे, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से 4 सरफेसेज के लिए लिख लिया। अब हम यहाँ पे मजीद लिखते हैं नाउ इफ del H approaches to 0 then there will be no contribution from
सरफेस S3 एंड S4। अब वो कह रहा है कि अगर डेल एच हमारे पास जो है वो अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। पिन बॉक्स दोबारा फिगर पर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लेकर ये हमारे पास H1 है, ये हमारे पास H2 है, ठीक है। अगर इनका हमने डेल एच निकालना हो तो डेफिनेटली H2 माइनस H1 करेंगे, ठीक है। अब ये जो हाइट है, ठीक है, अगर ये हाइट इसको हम ऐसे कंप्रेस कर दें और ये इस जगह पर आके ये दोनों सर्फेसेस मिल जाएंगे, ये जो S1 और S2 है, बाई कंप्रेसिंग ऊपर नीचे से अगर हम इसको कंप्रेस करें, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे इस सर्फेस तक तो यहाँ पे ये जो S3 और S4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सरफेस S3 एंड S4। तो इस यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, सरफेस S1 अप्रोचेज टू सरफेस S2 एंड एंटायर सरफेस टेक्स द शेप ए एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिर्फ S1 और S2 वाली सर्फेसेज ही रह जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू A, ठीक है, एरिया के बराबर आ जाएगी, ठीक है, दोनों सर्फेसेज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे DA, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। पीछे हमारे पास ये चीज़ है, हमें पता है कि जो एरिया होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर कहाँ किसके इक्वल रह जाएगा, जीरो के इक्वल रह जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी दोनों मीडियम्स के लिए B1 और B2, अब हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट भी और नॉर्मल कंपोनेंट भी। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड 2 है, यानी कि जो सेकंड मीडियम के लिए थी, उसको भी हमने उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोबारा फिक पर आए, दोबारा वहाँ से क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका नॉर्मल कंपोनेंट है, ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह ये भी इसका B2 का नॉर्मल कंपोनेंट है और ये उसका नॉर्मल जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। तो उनमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, B को। सो ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो N1 है, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई। N2 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, B1T डॉट एन यूनिट वैक्टर N1 इज इक्वल टू 0 एंड B2T N2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के, वो किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ क्या पुट कर दी हैं, 0 वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये नॉर्मल कंपोनेंट्स तो रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, N2 इज इक्वल टू माइनस N1, ठीक है। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल तो हैं दोनों फील्ड्स के लिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है N2 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस N1 को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए N2 था, उसकी जगह पे हमने माइनस N1 को रिप्लेस किया, तो ये प्लस था, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला माइनस का फैक्टर था, उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का फैक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम जो है वो अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू को हमें पता है कि जो है वो 1 होती है, ठीक है। अगर उसको ना लिखे तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, B1N इज इक्वल टू B2N, ठीक है। और यही वो कंडीशन है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे फॉर B। अब ये कंडीशन हमें क्या बताती है, इसको हम इस थ्योरी के साथ वाइंड अप करेंगे। हेंस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के, वो जब एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो वो वाली जो कंडीशन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेटिस्फाइड कंडीशन होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे इन पेजेस का जो है वो 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है सारी, उसको अच्छे तरीके के साथ आपको एक्सप्लेन भी करते। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो आके आपको समझ ना आई हो जिस पॉइंट की, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। तो बस यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर अबाउट बाउंड्री कंडीशन फॉर B या फिर फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।